हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन लीथल क्राउड कंट्रोल वेपन्स की। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। उसके बाद हम WTO के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अब हम बात करेंगे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी के बारे में प्रोटेस्ट के टाइम पे। सो देखो, पहला और चौथा आर्टिकल लगभग सेम लाइन पे है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भी पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया पुलिस के द्वारा एट प्रोटेस्टर्स। तो ये जो पैलेट गन्स होती हैं होती क्या है एक्चुअल में, ये एक लेस लीथल वेपन है जो कि आप कह सकते हो कि भी यूज किया जाता है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब जैसे इसमें पैलेट गन्स आ जाते हैं, आपके शॉक बैटन्स आ जाते हैं, टीयर गैस, वाटर कैनन्स, पेपर स्प्रे, टीजर गन, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन केस प्रोटेस्ट अगर वायलेंट हो जाए। तो यहाँ पे नॉन लिथल वेपन्स को क्राउड पे यूज करने के भी कुछ आप ये कह सकते हो कि मेजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इससे डील करती है। वैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इसको लाइक डिप्लॉय मतलब ओवरसी करती है एंड आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इवन स्पेशल एंटी रॉयड विंग्स जो होती है, रैपिड एक्शन फोर्स, वो भी इससे डील करती है। तो ये पंप एक्शन गन्स हैं जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस्पोर में आपकी बनती है। अब इसका काम क्या है कि एक इंडिविजुअल को इमोबिलाइज करना ताकि लाइक शॉर्ट रेंज पे, ताकि वो किसी भी तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक प्रोटेस्ट में किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचा सके। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो इसे आईज, फेस और नेक के एरिया में नहीं करना चाहिए यूज, इससे काफी बड़ी इंजरी हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, ये जो शॉक बैटन होता है इसमें हाई डिग्री का आपको शॉक लगता है एंड जिसकी वजह से कई बार किसी पर्सन को अगर हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो तो उसको दिक्कत भी आ सकती है। वैसे इंडिया के अंदर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी के अंदर आपको राइट टू असेंबली है, बट ये असेंबली पीसफुल होनी चाहिए, बिना किसी हथियार के होनी चाहिए। एंड यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में पब्लिक ऑर्डर भी आपका आता है। एंड यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सभी को गारंटी दी जाती है। एंड क्राउड के ऊपर इस तरह से अगर आप कोई ओपन वेपन बहुत खतरनाक चलाते हो तो वो चीज गलत है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे रामलीला मैदान वाले जो इंसिडेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई देखो, आप मिनिमम फोर्स का प्रिंसिपल अपनाइए, सबसे कम जो चीज हो पहले उससे शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप लाइक अगर प्रोटेस्ट फिर भी नहीं रुकते तो आप अपना ग्रेड इंप्रूव करते रहो। तो यहाँ पे 2017 की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था कश्मीर के अंदर, इससे काफी लोगों को इंजरी हुई थी। तो फिर हमने लेस लीथल प्लास्टिक का यहाँ पे यूज करना स्टार्ट किया। तो कहते हैं कि ये जो आपका क्राउड कंट्रोल जो वेपन्स होते हैं ये पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए जरूरी होते, बट इसमें ह्यूमन राइट्स की गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करना चाहिए। जब जरूरी हो और प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से आप इसे यूज कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि भाई ऐसा ना हो कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसे कभी भी इसे यूज करें। तो लाइक जैसे आपके टियर गैस है, मल्टीपल पैलेट्स राउंड, ये तभी आपको यूज करना चाहिए जब भीड़ हाथ से बेकाबू हो जाए। एंड इसमें कैनेटिक प्रोजेक्टाइल जो है वो कभी भी आपको लाइक प्रोटेस्टर की तरफ करके नहीं चलानी है, प्रोटेस्टर से जहां पर भीड़ ना हो उस साइड आपको ये चलानी है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई इसमें काफी सारे इशू और चैलेंजेस हैं। जैसे पर्सन को ब्लाइंड किया जा सकता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको यहाँ पे आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई वायलेंट भीड़ हो तो तब क्या करें। जैसे अगर आपके ऊपर भीड़ पत्थर मार रही है और आप ड्यूटी पे हैं एंड आपको अपनी जान भी बचानी, तो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू। एंड इतनी बड़ी भीड़ है और उसमें से कोई शरारती तत्व अगर आपसे आपकी गन छीन ले, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है एंड समवन ट्राई टू स्नैच योर वेपन, तो वो भी तो गलत है ना। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भी आपको अपनी प्रोटेक्शन भी देखनी है एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड जो बिल्ड किए गए, एसओपी आपका बिल्ड किया गया, आप उसको फॉलो कीजिए। तो स्ट्रिक्ट एसओपी को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप सफर ऑल्टरनेटिव को यूज कर सकते हैं जहाँ पे लाइक इसमें क्या होता है कि भी कुछ ऐसे एकॉस्टिक साउंड्स वगैरह को यूज किया जाता है कि जिससे आप लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं। एंड इसमें पुलिस रिफॉर्म को भी लाने की जरूरत है, पुलिस को भी सेंसिटिविटी के साथ काम करना चाहिए एंड बॉडी कैम होना बहुत जरूरी है। वैसे एक मैंने चीज देखी है, यहाँ पे बॉडी कैम की बात की गई है, तो 4-5 हज़ार के या शायद उससे भी महंगे मेटा के रेबन के ग्लासेस आते हैं जिसमें साइड में कैमरा लगे होते हैं। तो कई पुलिस ऑफिशियल्स को वो पहने हुए देखा है मैंने इस पूरी भीड़ के अंदर। तो दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है कि बॉडी कैम है, बट वो हर एक पुलिस वाले के पास नहीं है। तो ये आप मैंडेटरी कीजिए कि हर एक पुलिस वाले के पास ऐसे बॉडी कैम होनी चाहिए। इससे दो बेनिफिट हैं। जो अनरेस्ट फैला रहा है, जैसे मान लो कोई स्टोन पेल्टिंग कर रहा है, वो पता लग जाएगा।
आपके पास डाटा है, आप उसे उठा के बाद में ला सकते हो। एंड इसमें एक ये भी हमारे पास एविडेंस रहता है कि पुलिस ने ब्रुटैलिटी कम की है तो कब की है, कैसे की है, और क्या कंडीशंस थे जिसके सामने मजबूर होकर ऐसी चीजें करनी पड़ी है, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, एक तरह की ऐसी सिचुएशन जहां पे आप जो माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट आपकी अब जो ड्रग्स है वो एफिकेसी अपनी खो चुकी है। तो कहते हैं कि भाई इंडिया की जो हेल्थ सर्विसेज है कुछ ऐसी चल रही है कि भाई जहां पे कुछ जो कैटेगरी की मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, वो लोगों को मिलती नहीं है और कुछ धड़ेले से वैसे ही मिल जाती है। तो कहते हैं कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आने वाले समय में सबसे बड़ी एक हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट, ये आपकी जो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल या एंटी पैरासाइट ड्रग्स जो होती है, इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड कर लेती है। अब ये ड्रग्स आपकी इनफेक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे ओवर यूज के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बारी जो मुर्गा है, मुर्गे के साइज को इंक्रीज करने के लिए लोग इसको यूज करते हैं। एंड ऐसे ही सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी है कि भाई साफ सफाई ना होने की वजह से यहाँ पर जो आपके माइक्रोब्स हैं वो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। एंड हॉस्पिटल से कंटेमिनेशन के कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कहते हैं भाई इंडिया के अंदर हम अवेयर को यूज करते हैं। अवेयर मतलब एक्सेस। सबसे पहले एमॉक्सी होगी और ये आपकी बाकी जो ड्रग्स होगी, इसमें अगर हम बात करें तो ये क्लिनिकली आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं फर्स्ट और सेकंड चॉइस की थेरेपी में आप इसे यूज कर सकते हो। एंड ये लो रिस्क की है, इसमें रेजिस्टेंस इतनी बिल्ड नहीं होती है। फिर वॉच ग्रुप के आते हैं, इसमें कायपैरोफ्लॉक्सिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन जो है, आप इसे यूज करते हैं। अब ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है ड्रग, जहां पर आप ये कह सकते हो कि हाई रेजिस्टेंस के केसेस में आप इसे यूज करते हो, बट इसको लिमिटेड यूज करने की जरूरत है, इसीलिए इसे वॉच कैटेगरी में डाला गया। अब रिजर्व कैटेगरी में जैसे कोलेस्टीन आ गया, ये लिंजोलिड हो गया, भाई ये तब यूज करनी है जब इन केस बहुत सीवियर इन्फेक्शन है और इससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो बीमारियां हैं वो होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि अगर इसके बाद रेजिस्टेंस बिल्ड होगी तो इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, सबसे पहले तो इरेशनल यूज को आप बंद कीजिए। आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोबियल टेस्टिंग को देखते हैं इंडिया के अंदर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ड्रग इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, तो उस हिसाब से आपको ड्रग देनी चाहिए। आप यहाँ पे ओवर यूज और रिजर्व ड्रग के बीच में सेग्रीगेशन कीजिए। ओवर यूज आपको किसी भी ड्रग का नहीं करना है, एंड आप ये कोशिश कीजिए जो रिजर्व ड्रग है वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिले, और डुप्लीकेट और फिक्स डोज जो कवरेज है इसको आप बंद कीजिए। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे एंड टारगेटेड इंटरवेंशन के थ्रू ही इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन है आपके जो आपको यहाँ पे देखने हैं। आइए बात करते हैं WTO की। देखिए, जो आपका WTO है एक मल्टीलेटरल फॉर्म है जहाँ पे आप फोकस करते हैं ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जा सके। अभी रिसेंटली ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कहा कि भाई EU, USA, UK, कनाडा और कोस्टा रिका, इन्होंने भारत के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया कि भाई जो भी ये जैसे ई-कॉमर्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट है, इसके जैसे इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक प्लुरलिस्टिक एग्रीमेंट हो रहा है, तो आप इसमें रोक क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा ट्रेड वर्क है जहां पे आप कह सकते हो कि एक सबसेट ऑफ मेंबर्स आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो किसी चीज के ऊपर एग्री कर रहे हैं और एक रूल और टर्म उसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई इसमें सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है कि आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना भी करो। कंसेंसस बेसिस पे यहाँ पे काम चलता है। एक सिंगल नेशन अपने आप से वीटो नहीं ले सकता है। अगर एक नेशन ने मना कर दिया तो लाइक आप कह सकते हो कि उसको आगे नहीं लेके जा सकते आप। अब इसमें इशू स्पेसिफिक फोकस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ई-कॉमर्स के ऊपर है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आप कोई भी अगर बाद में भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब एक ऐसा ही बायलैटरल और मल्टीलेटरल भी होता है, और बायलैटरल में क्या होता है कि दो देशों के बीच में, मल्टीलेटरल सारे देशों के बीच में। तो कहते हैं कि भाई WTO के फ्रेमवर्क के अंडर अगर आप देखें जो एग्रीमेंट होते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, वो सभी देशों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, 160 जो देश इसके मेंबर है सभी के ऊपर। अब इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन की एक पॉलिसी होती है कि भाई अगर आपने किसी के लिए टैरिफ कम किया तो बाकी देशों के ऊपर भी आपको टैरिफ कम करना पड़ेगा, आप किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर सकते। तो अब जैसे मान लो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे आप ओपन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंपटीशन प्रोवाइड करेंगे सभी को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है, तो आप एलिमिनेट करेंगे ड्यूटीज IT के काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है, तो इसमें भी ई-कॉमर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था। अब कहते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई देखो, प्रॉब्लम
ये आ जाते हैं कि भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। आज की डेट में काफ़ी सारी कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट regime को फॉलो कर रही हैं एंड इवन जो मार्जिनल या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर इन रूल से थोड़ा खतरा रहेगा एंड ये मल्टीलेटरलिज्म को इरोड करेगा। तो इस वजह से इंडिया इसके पक्ष में अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो कहते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं अपनी हर जगह ऑपोजिशन करना ठीक नहीं है, तो हमें रीअफर्म करना होगा कि दुनिया भर के जो देश है वो मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करें एंड जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको वापस से रिस्टोर कर सके, इसके ऊपर फोकस करना होगा। ये प्री और मेंस के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन। तो कैन पुलिस हाइड देयर आइडेंटिटी? देखो अभी रिसेंटली आपने दिल्ली प्रोटेस्ट के अंदर एक चीज देखी जहां पर जो काफी सारे पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने बैच को वेयर नहीं करा, तो उन्होंने अपने नाम को वेयर नहीं करा। तो कहते हैं कि पुलिस की आइडेंटिफिकेशन एक मैकेनिज्म है जिससे आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हो कि भाई अगर मान लो किसी पर्सन ने एट्रोसिटी कंडक्ट की तो भाई हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये वो कौन पर्सन है? इनमें से कोई भी हो सकता है, उसको छुपाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे इस वजह से नेम टैग और बैच नंबर आपको पहनना जरूरी है जब भी आप यूनिफॉर्म में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं अपने तब। ठीक है। अब यहाँ पे व्हीकल एंड स्क्वाड्स की भी आपको मार्किंग करनी चाहिए कि भाई पब्लिक ऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए, कि भाई ऐसा ना हो कोई बीच में आके पुलिस बन के गलत तरीके से लोगों को पीटे। और इवन अगर हो सके तो बॉडी कैमरा आपको पहनना चाहिए। तो जैसे प्लेन क्लोथ में अगर आप आ रहे हो तो ये चीज गलत है, मतलब ये चीज ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि भाई लोगों के पास पीसफुल असेंबली का राइट है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल आ जाता है कि भाई पुलिस उतनी ही फोर्स का इस्तेमाल करे जिससे वो भीड़ को रिस्ट्रिक्ट कर सके। अब यहाँ पे प्री इवेंट इंगेजमेंट की बात की जाए तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए कि लड़ाई लठ मारने से पहले पहले बता दो कि भैया ये रूट है, आप यहाँ से आराम से अपना प्रोटेस्ट लेके जा सकते हो। फिर अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई इनके पास परमिशन नहीं है एंड दे नीड टू डू समथिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रेजुअल टैक्टिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधा जाके लठ बजा दिए। यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना होगा, पहले आप लोगों को वार्न करो कि भाई यहाँ पे आपके पास ये परमिशन नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। अब वार्निंग के बाद अगर नहीं सुनते तो आप मल्टीपल वार्निंग के बाद भी अगर नहीं सुनते तो आप ग्रेडेड एक्शन लो। ऐसा नहीं कि एकदम से आप हाईएस्ट फोर्स को वहां पे इस्तेमाल करें। तो पोस्ट जो इंसिडेंट्स है उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, एक फॉर्मल रिव्यू होना चाहिए एंड जो कमियां रह गई है कि जिस तरह से क्राउड को कंट्रोल किया गया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो नेक्स्ट टाइम उसको कैसे बेटर किया जा सकता है उसके लिए सीखना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट रिव्यू बॉडी होनी चाहिए जो कि यहाँ पे सिविल और आपके जुडिशियल बॉडी हो, जो कि इन्वेस्टिगेट करे कि अगर इनकेस एक्सेसिव फोर्स यहाँ पे यूज की गई है कि नहीं। फिर फुटेज आपके जो बॉडी कैम के उनको भी ऑडिट करना चाहिए एंड ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या हो सकता था इसको भी हमें इवेलुएट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। वैसे आर्टिकल 21 22 के बारे में तो हमने बात कर लिया, बट डी के बसु केस को आपको यहाँ पे पढ़ना है जहां पर सभी पुलिस पर्सनल को ये कहा गया है कि भाई जब आप अरेस्ट करें किसी को भी तो यहाँ पे आपको अपना एक्यूरेट नेम, विजिबल और क्लियर आईडी को यहाँ पे पहनना जरूरी है। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की जाए ACR 2 की, तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ऑपरेशनल विजिबिलिटी के साथ आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है एंड मोर ओवर पुलिसिंग रिपोर्ट की बात करें, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट की, तो यहाँ पर भी ये कहा गया कि भाई ज्यादातर लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं बिकॉज पुलिस का बिहेवियर कुछ आपको कह सकते हो कि रूड है। तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हाई हाइडेडनेस देखने को मिलती है। तो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी कि भी अगर इन केस कोई मिसकंडक्ट हो तो उसको यहाँ पे देखा जा सकता। तो नेम प्लेट पहनना मैंडेटरी है यूनिफॉर्म के साथ, तो ये चीज़ आगे हम कोशिश करें कि हम फॉलो करें। बॉडी कैम पहने एंड इवन इंडिपेंडेंट सुपरविजन यहाँ पे होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मेंस और प्री में देखते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।